गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास आरबी सीबीएसई के लिए हम 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। क्लियर बच्चों? अगर हम उससे पहले की क्लासेस की बात करें कि फ्रिक्शन के टाइप के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो स्टैटिक, इसके अलावा जो लिमिटिंग और काइनेटिक, ठीक है, काइनेमेटिक, ये जो फ्रिक्शन है इनके द्वारा जो ग्राफ फॉर्म होता है उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। तो आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको कल इससे रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। आप उनको संडे को कोशिश करना सोल्व करने की, न्यूमेरिकल वगैरह। फिर मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो लास्ट चैप्टर है इसका, सॉरी लास्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इससे पहले अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, ठीक है, कि ये एक्चुअली कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, यानी वृत्ताकार मोशन करती है, उस टाइम कौन सा एक्सीलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। तो उसी के साथ साथ क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर? देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब होता है कि व्हेन एनी बॉडी मूव in circular path then the force applied towards center known as सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, यानी सर्कुलर पाथ में वो रोटेट होती है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। देखिएगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए कि इसका सेंटर हो गया, वो कोई भी बॉडी है वो पोजीशन ए पर एग्जिस्ट कर रही है। कहां पर है? बिंदु ए पर एग्जिस्ट कर रही है। तो मान लेते हैं बिंदु ए के लिए उसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी स्थिति सदिश हो गया। तो ओ की रेस्पेक्ट में बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है वो क्या है? आर है। ठीक है। जब ये कण वृत्ताकार पथ में रोटेट करेगा तो बिंदु ए पर होगा, तब यहां पर होगा। अगर हम बिंदु बी की बात करें तब उसका स्थिति सदिश क्या होगा? इस तरह से। अगर बिंदु सी की बात करें हम तो उसका स्थिति सदिश कहां पर होगा? इस तरह से होगा। अगर हम बिंदु बी की बात करें तो उसका स्थिति सदिश कैसे होगा? अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है, फिर भी वो एक ही वेरिएबल स्पीड की रेस्पेक्ट में क्या करेंगी? मोशन करेंगी। क्लियर? ठीक है। व्हेन एनी बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ then in circular path with constant speed then its
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन remain constant, remain 0, but there is change in direction and position vector with respect to time. So dr upon dt and dv upon dt change will be वेरिएबल। देखिएगा, अगर ये बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है इस तरह से, अगर उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज हो रही है और ना डिक्रीज हो रही है। तो देखिएगा, जब ये बॉडी पॉइंट ए पे होगी तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी इसकी स्पीड। अगर हम वेक्टर की बात करें, अगर पॉइंट बी की बात करें तो उस टाइम इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर पॉइंट सी की बात करें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर पॉइंट डी की बात करें तो उस टाइम उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से। क्लियर? यानी बॉडी लगातार एक स्पीड से घूम रही है, यानी उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड चेंज हो रही है, सॉरी उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम उसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये जो टेंजेंट के अलोप लग रहा है, टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है वो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो इसका मींस क्या हो गया कि एक एक्सीलरेशन है जो उसके सेंटर की ओर एप्लीकेबल है, यानी एक एक्सीलरेशन है जो सेंटर की ओर लग रहा है, उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, जो किसी भी बॉडी के सेंटर की ओर अप्लाई होता है, ठीक है ना। इसका मींस अब dr/dt यानी पोजीशन वेक्टर है, वो भी लगातार चेंज हो रहा है। यहाँ पर है पहले, फिर इधर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, मतलब पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन दोनों टाइम की रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर एंड डायरेक्शन change with respect to time due to centripetal acceleration। यानी एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, वो क्या कर रहा है, उसको लगातार सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, फोर्स भी होगा। सो ए फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी दैट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जो फोर्स है वो कहाँ पे कर रहा है, जिस बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, ड्यू टू दिस बॉडी रोटेट
सर्कुलर पाथ, that force known as सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स कौन सा कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। यानी किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए उसके सेंटर के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके आपको नोट करना है प्रॉपर तरीके से। एक बार पॉज कीजिए, मैं साइड में रख देता हूं और उसके बाद आप उसको नोट कीजिए। क्लियर? अब देखिए बच्चों, हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं जो बॉडी के सेंटर की ओर एप्लीकेबल है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, कुछ हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बात कर चुके हैं, उसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो वो कितना होता है? v²/r। ठीक है ना? तो आपको याद हो तो इसको हमने वो भी लिखा था कि जो v है, v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के, यानी हम इसको ओमेगा² r भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी में हमने पढ़ा था। अब देखिएगा, देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारे पास है कितना? v²/r। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है F बराबर ma। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। लेकिन हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन भी कौन सा लेंगे? हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कंसीडर करेंगे। तो यहां से देखिएगा F सेंट्रीपिटल लेंगे, FC हम लिख रहे हैं इसको, वो कितना हो जाएगा? m एक्सीलरेशन लिखेंगे तो v²/r, या फिर F सेंट्रीपिटल हो जाएगा mv²/r। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर रोटेट करती है, यानी सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी के सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं। क्लियर? तो समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर की ओर अप्लाई होता है। अब जैसे देखिएगा, इसके एग्जांपल की बात करें, आप किसी रस्सी से पत्थर वगैरह को लेके बांध के घुमाते हैं। ठीक है ना? पत्थर लगातार इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। तो उस पत्थर को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए जो फोर्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? जो आपने थ्रेड यूज किया है, जो धागा यूज किया है, उसका जो टेंशन फोर्स है, क्योंकि आप पत्थर को जब घुमाएंगे तो जो धागा होता है वो स्ट्रेच हो जाता है और लगातार एक ही पाथ के अराउंड क्या करता है? रोटेट करता है। तो जब किसी पत्थर वगैरह को या स्टोन को आप सर्कुलर पाथ में रोटेट कराते हैं तो उस केस में जो थ्रेड होता है उसके अंदर जो टेंशन फोर्स होता है वो किसको प्रोवाइड कराता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है ना, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, या फिर अगर हम मून की बात करें, मून भी क्या हो रहा है? लगातार अर्थ के ऊपर, अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो अर्थ के अराउंड रोटेट करने के लिए जो मून है उसको फोर्स कहाँ से मिल रहा है? तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक्ट कर रहा है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि
जो भी सैटेलाइट होते हैं वो या मून है वो लगातार एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। क्लियर? इसके अलावा और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे सर्कस के अंदर आपने वो देखा होगा मौत का कुआं, उसके अंदर जो बाइकर है वो क्या करता है, ऐसे जो उस कुएं की दीवारें होती हैं उसके ऊपर से ऐसे निकल जाता है बाहर की ओर। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है कि जब वो दीवार से चढ़ने से पहले वो लगातार उस सर्किल के बेस के ऊपर अपनी स्पीड को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर स्पीड आ जाती है, उसके बाद क्या करता है वो कुछ अपनी बॉडी को सेंटर की ओर झुका के क्या करता है, रोटेट करता है, जिससे क्या होता है कि वो लगातार उसकी वॉल पे लगातार रोटेट करता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। बच्चों ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल थे। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया। क्लियर? इसको नोट कीजिए पॉज करके। यूनिट की बात करें तो फोर्स चाहे कोई सा भी हो, चाहे टेंशन हो, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अगर जहां पे फोर्स शब्द आ गया उसकी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन ही होगी। ठीक है ना? और हमने सीजीएस के बारे में बात की थी कि फोर्स की सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, डाइन होती है, जिसको हम पढ़ चुके थे कि 10 की पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होती है, 10 की पावर 5 डाइन। देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो उस टॉपिक के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, दैट इज मोशन ऑफ कार। मोशन ऑफ कार एट लेवल सर्कुलर यानी कोई भी कार है वो एक प्लेन सर्कुलर रोड है, ठीक है, उसके ऊपर कोई घुमाव है, उसके ऊपर रोटेट कर रही है। ठीक है? तो आपने देखा होगा कि किसी भी रोड के ऊपर ऐसे जब घुमाव होता है तो यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर जितनी भी है। तो किसी भी मोड के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होती है, रोड के ऊपर जो मोड होता है, जैसे ये कोई रोड है, यहाँ पर कोई कार चल रही है, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लेते कोई कार है, ये क्या कर रही है, इस रोड के ऊपर चल रही है, तो ये अपनी स्पीड को कितनी मेंटेन करे कि ये गाड़ी है ये पलटे नहीं, स्लिप नहीं होगी, वो कैसे कंसीडर की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो देखिएगा, समझ के होगा हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं कि किसी भी लेवल सर्कुलर रोड, लेवल सर्कुलर रोड क्या होते हैं कि जो बिल्कुल प्लेन रोड होते हैं, यानी उसके जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होते, बिल्कुल प्लेन होते हैं, दोनों की हाइट बराबर होती है। ऐसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बैंकिंग रोड। बैंकिंग रोड होते हैं जिनमें एक किनारा ऊपर होता है, एक थोड़ा नीचे होता है। ठीक है? तो अभी हम लेवल सर्कुलर रोड की बात कर रहे हैं, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिएगा कि मान लीजिए कोई सर्कुलर रोड है, और इसके सेंटर की त्रिज्या कितनी है, r। क्लियर? इस रोड के ऊपर एक कार है, ठीक है, ये गतिशील है, यानी अगर बिल्कुल प्लेन रोड है, अगर हम टॉप व्यू देखते हैं उसका, टॉप व्यू से क्या होगा,
आपको कार दिखाई दे किस तरह से, ये वाली कार है। अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगी। देखिएगा, अगर हम माने कि इस कार का जो मास है वो कितना है, m है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो रिएक्शन फोर्स है r वो कहां पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। अगर हम बात करें कि ये जब रोटेट करेगी तो इसके जो टायर्स है उनका फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, Fs है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन सा लगेगा, Fc, वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो देखिए डायग्राम आपको बना रहे हैं कि लेट अस कंसीडर a car of mass and moving on level circular road with the speed of a v मीटर पर सेकंड। ये जो कार है कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रही है। क्लियर। फोर सर्कुलर पाथ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स applied that help to move car in circular path। अब देखिएगा, अगर यहां से हम बात करें कि टोटल फोर्स ऑन कार, टोटल फोर्सेज ऑन कार, अगर कार के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्स की बात करें, एक तो जो फोर्स R है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के, इरेक्शन फोर्स के, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया कि F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, F फ्रिक्शन के, ठीक है। आपको पता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू, यहां से अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, या जो फ्रिक्शन फोर्स ये किसके बराबर होता है, हम इसको म्यू आर लिख सकते हैं। कैसे देखिए, कल हमने एक टर्म पढ़ी थी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। यहां से एफ एस कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा, या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू म्यू। आर किसके बराबर है, एम जी के, एम से एम कैंसिल हो गया, 4 मैक्सिमम स्पीड v मैक्सिमम के लिए कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू r इनटू g। क्लियर। या फिर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट म्यू r g। तो किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर जी। म्यू क्या है यहाँ पर, उस सड़क के लिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो होता है, आर क्या होता है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस, और जी क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है।
यहाँ से आपको पता लग रहा है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में यानी किसी भी घुमाव पर गाड़ी को घुमाने के लिए गाड़ी के मास का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो म्यू पर और एक आर पर। समझ गए होंगे कि अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अलग अलग रोड के लिए अलग अलग है तो वहां पर उसकी मैक्सिमम स्पीड भी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर, इसको नोट कीजिए खोज करके। तो देखिए बच्चों, लेवल लोड के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बैंकिंग लोड की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशन ऑफ कार एट सर्कुलर बैंकिंग लोड। देखिएगा सर्कुलर बैंकिंग लोड, सर्कुलर बैंकिंग लोड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा अभी हमने लेवल लोड पढ़े थे, ठीक है। लेवल लोड में क्या होता है कि जैसे जो रोड के किनारे होते हैं दोनों, वो बिल्कुल बराबर हॉरिजॉन्टल हाइट पे होते हैं, यानी जो घुमाव होता है वहां पर भी जो किनारे हैं वो बिल्कुल लेवल पे होते हैं। लेकिन कई जगह जहाँ पर रेडियस कम हो जाती है, मतलब बहुत कम जगह में घूमना होता है, जैसे कि पहाड़ों वगैरह पे जो ढलान होते हैं तो स्पीड भी ज़्यादा होती है उस केस में, तो जो रोड होते हैं वो बैंकिंग रोड बनाए जाते हैं। बैंकिंग रोड क्या होते हैं कि उनका जो आउटवर्ड एज है यानी बाहर का जो किनारा है वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। ऊपर क्यों होता है, किसकी रेस्पेक्ट में, जो इनवर्ट का जो किनारा है उसकी रेस्पेक्ट में। समझ गए बच्चों, समझ गए बच्चे कि जो बैंकिंग रोड क्या होते हैं कि वो सर्कुलर रोड जिसका आउटर एज है वो थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, किसकी अपवर्ड है, इसकी रेस्पेक्ट में जो इनर एज है उसकी रेस्पेक्ट में। क्लियर। अब देखिएगा कि लेट अस कंसीडर a banking load in which outer edge is upward by an angle theta from इनवर्ड एज। यानी जो बैंकिंग लोड होती है उसमें जो आउटवर्ड एज होती है, मान लेते कितने एंगल से जा रहा है, थीटा एंगल से इनवर्ड से जा रहा है। मान लेते कि ये एंगल क्या हो गया। अब यहां पर अगर कोई गाड़ी की अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ये कोई गाड़ी है, अब देखिएगा मान लीजिए इस बॉडी का जो मास है वो कितना है, mg। तो उस mg की वजह से एक फोर्स नीचे को लगेगा जो उसका वेट होता है, ठीक है। और इस वेट के अपोजिट में जो रिएक्शन फोर्स है वो किस दिशा में लगेगा, इस तरह, ये r होगा। देखो ये इसके जस्ट अपोजिट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गाड़ी है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे नहीं रखी हुई
हुई है, प्लेन सतह पर नहीं है। अगर ये झुकी हुई होगी तो उसका आर क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। यानी ये अगर थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, आर कोस थीटा। क्लियर? ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। क्लियर? अब देखिएगा इस बैंकिंग नोड के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? तो देखिए मैं यहां से लिखता हूं, लेट अस कंसीडर a car moving with speed v on banking road that's radius is r, स्मॉल आर लेते हैं, उसकी रेडियस कितनी है, आर है। Here mg is weight and r is reaction force. So टोटल फोर्स ऑन कार, अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो देखिएगा आर कोस थीटा ये किसके बराबर है, mg के। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। क्लियर? आर कोस थीटा किसके बराबर है, mg के, और आर साइन थीटा वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? अब देखिएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो हम यहां से कर सकते हैं कि r sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज इक्वेशन। क्लियर बच्चों? अगर इक्वेशन मान लो 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए यहां से कितना हो गया, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mg। r से r कैंसिल हो गया, यहां से कितना हो गया, tan थीटा, तो जो m से m कैंसिल हो गया, कितना बचा, v स्क्वायर अपॉन r। ये किसकी वैल्यू होगी, tan थीटा की। ठीक है? या फिर हम यहां से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा। तो यहां से देखिएगा v बराबर रूट में rg tan थीटा। ये क्या होती है, किसी भी बैंकिंग रोड के ऊपर किसी भी गाड़ी की जो स्पीड होती है। क्लियर? इसको नोट कीजिए पॉज करके। ये वाला फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? नोट करो इसको थोड़ा जल्दी से। अगर यहाँ पर हम अधिकतम चाल की बात करें, वी मैक्सिमम की बात करें, तो वो कितना होगा बच्चों, आरजी tan थीटा प्लस म्यू। म्यू यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1 माइनस म्यू tan थीटा।
कि ये क्या होती है, उस कार की अधिकतम स्पीड। नोट कीजिए इसको। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका जो 5th चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड जो PDF है न्यूमेरिकल्स की, वो आपके ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगी। मंडे से हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।